नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCSRT चैनल में। आप हैं मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम थोड़े से टर्म्स थोड़े से आप देखोगे चीज़ों के बारे में समझेंगे जिसके बारे में ऑलरेडी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम हमेशा पूछते हैं कि क्या आपने पिछली क्लास का होमवर्क किया है नहीं किया है तो अटेम्प्ट कर लेना, डोंट लीव इट अनटर्न्ड। ओके, दूसरा चीज़ है कि आज मैं आपको क्या पूछने वाली हूँ। देखो एक तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि लास्ट टाइम जो मैंने आपको प्रोडक्टिविटी के लिए बोला था कि आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो हमेशा याद रखना कि जो ट्रॉपिकल एरियाज होंगे उनकी टेम्परेट एरिया से और टेम्परेट एरियाज की डेजर्ट एरिया से हमेशा या फिर पोलर एरिया से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि आपकी जो लैंड होता है, ठीक है, यानी टेरेस्ट्रियल जो अपना स्पेस होता है उसका ओशन से हमेशा ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहता है। इवन दो ओशंस जो है वो 70% ऑक्यूपाई करता है हमारे अर्थ का, लेकिन फिर भी आप देखोगे लैंड की प्रोडक्टिविटी ओशन से कंबाइन ज़्यादा होती है। तीसरा हमारे माउंटेन्स में जो लोअर एल्टीट्यूड होता है उसकी प्रोडक्टिविटी हायर एल्टीट्यूड से ज़्यादा होती है। हमारे जो लोअर लैटिट्यूड्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी हायर लैटिट्यूड से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किसकी प्रोडक्टिविटी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी उत्पादकता किससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इससे अब आप आराम से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो लास्ट क्लास का आंसर था क्योंकि मुझे लगा कि कहीं इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब है आज की क्लास के कुछ टर्म्स। देखो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी मैंने आपको पूछा था कि क्या होता है। ये आप अभी लिख के रखो, इस पे हम लोग पूरा फुल फ्लेजेड एक लेसन करेंगे, तो अभी इसको समझाने का कोई पॉइंट नहीं क्योंकि वो फिर वापस रेपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आज का आपका सवाल ये है कि एक मैंने आपको बहुत पहले एक चीज पढ़ाई थी जिसको हम लोग बोल रहे थे विलुप्ति यानी एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब एक्सटिंक्शन में मैंने आपको बोला था एक तो होती है बैकग्राउंड रेट जो ऐसे चलती रह रही है कि कुछ स्पीशीज आ रही है कुछ स्पीशीज जा रही है। एक कई बार क्या होता है सडन एपिसोड्स आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि एकदम से 97%, 98%, 99%, 90% से ज्यादा जो उस समय की जैव विविधता होगी वो एकदम से चली जाती है। अब वो वोल्केनो आ जाए या कई बार आप देखोगे कोई एस्टेरॉयड आके भिड़ जाए या फिर आपकी आइस एज आ जाए, है ना, कुछ कारण की वजह से क्या होता है कि उस समय जो मौजूद आपकी जैव विविधता होगी वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो ऐसे अगर हम देखें तो हमारे पास 5 एपिसोड हो चुके हैं ऑलरेडी जिसको हम लोग बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मुझे इन 5 एपिसोड के नाम बताने हैं और इनका साल कि मतलब ये 400 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, ये 350 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, तो ये मुझे आपको बताना है और साथ में उनका नाम क्या था। फिर ऐसे एक टेबल बनाओगे कि भाई इस मास एक्सटेंशन का नाम क्या है, कितने साल पहले हुआ था, कितनी % बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता यहाँ पे खत्म हो गई थी और उसके बाद की कारण क्या था, वॉल्केनो था, आइस एज था, एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट था, क्या था। तो ऐसे ही 500 लिखोगे और फिर जो छठवा आज हम जो बोल रहे हैं ना कि होलोसीन या एंथ्रोपोसीन, ठीक है, तो ये छठवा वाला का क्या सीन है, ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो ऐसे करके आपकी जो टेबल है ना ये आपकी कॉपीज में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको इतना डेटा तो पहले ही बता दिया था, इसका भी मैंने कारण का आपको रफ आइडिया दे दिया था कि 5 का कौन कौन सा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी याद भी होनी चाहिए। ओके, तो ये आपका पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क क्या रहेगा हमारा, या दूसरा होमवर्क देना है, चलो ठीक है काम करते हैं, दूसरा होमवर्क बचा लेते हैं। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा अगर आपने पहली क्लासेस को ध्यान से नहीं सुना है। तो आज के लिए इतना सा ही होमवर्क लिखो और उसके बाद सेकंड क्लास में फिर हम दूसरा होमवर्क भी आपको देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम आज की क्लास शुरू करेंगे और मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जॉटिक स्पीशीज के बारे में पढ़ाया था जो कि हम बोल रहे थे कि ये नॉन नेटिव स्पीशीज होती है, ये इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज होती है, इंट्रोड्यूस प्रजाति होती है जो कहीं से लाई गई होती है। ये वहां पे जो उगने वाली, रहने वाली, खिलने वाली, ठीक है, घूमने वाली प्रजातियां नहीं होती है। ठीक है, तो अब हमने एग्जॉटिक स्पीशीज में बहुत सारी प्रजातियों के एग्जाम्पल देखे थे, लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि एग्जॉटिक स्पीशीज के अंदर एक और गोला होता है जिसको हम बोलते हैं इन्वेजिव स्पीशीज का। ठीक है, ये इन्वेजिव का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली वहां पे आके कब्जा कर ले, तो कब्जा करने वाली प्रजातियां हो जाएंगी। तो ये क्या होता है, बाहर से लाई गई कुछ प्रजातियां होती हैं, ठीक है, जो ऑब्वियसली यहाँ पे तो रहती नहीं है। ठीक है, तो ये कई बार क्या होता है, ये इतनी तेजी से फैलती हैं
कि जो वहां पे लोकल जैव विविधता होती है ना, उसको भी आप देखोगे आउटग्रो कर देती है, मतलब उसको भी खत्म कर देती है, उसको भी नष्ट कर देती है, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे ये एग्जॉटिक प्रजातियों की प्रॉब्लम क्या होती है, चूंकि आप देखोगे ये बाहर से लाई गई है, ठीक है, तो यहाँ जिस एरिया में वो लाई गई है, जिस पारिस्थितिकी तंत्र में वो इंट्रोड्यूस करी गई है, ठीक है, उस पारिस्थितिकी तंत्र में इन स्पीशीज का, इन प्रजातियों का कोई आप देखोगे प्रिडेटर नहीं है, मतलब इनको नष्ट करने वाला, इनको खाने वाला कोई और प्रजाति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे थी नहीं, तो ये यहाँ के फूड वेब का, आपकी जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य जाल होता है, ये इसका हिस्सा थी नहीं। तो अभी आप देखोगे, आप ऐसे समझो कि सपोज करो, अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक फूल की प्रजाति थी जो अमेरिका में थी, ठीक है, अमेरिका में थी, और अभी हम उसको इंडिया भारत लेके आ गए, ठीक है। वहां पे क्या था कि क्योंकि ये बहुत सालों से वहीं उगती है, ये वहां की नेटिव है, तो वहां का जो फूड जाल है, फूड श्रृंखला है, उसका ये बहुत ही अटूट हिस्सा थी, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था कि जैसे सपोज करो ये अगर 1000 पेड़ तक उगा सकती थी, लेकिन ये वहां पे सिर्फ 100 ही उगा पाती थी, क्योंकि इसको खाने वाले जो थे ना जीव जंतु, वो भी मौजूद थे, ठीक है। इसके जो प्रिडेटर्स होते हैं, जो नेचुरली आप देखोगे होते हैं, वो मौजूद थे, तो किसी एक की संख्या बढ़ने नहीं देते थे, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आ जाओ इंडिया में। इंडिया में क्योंकि ये बाहर से लाई गई है, ठीक है, इंडिया में आप देखोगे चूंकि मतलब इसका कोई प्रिडेटर नहीं है, इसको कोई खाने वाला नहीं है, इसका कोई शिकार करने वाला नहीं है, तो ये क्या करी, आई यहाँ थोड़ा सा आपने इंट्रोड्यूस किया, और ये 1000-2000 पेड़ उग गए इसके। तो अब 1000 जब 2000 पेड़ इसी के उग गए, तो बाकी पेड़ तो उग ही नहीं पाए ना, तो इसने अपना एक जाल बना लिया, बाकी किसी को उगने नहीं दिया। कई बार तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने रूट्स वगैरह से भी आप देखोगे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। आधे मैंने आपको एलिलोपैथी के बारे में कुछ बताया था, नहीं बताया था? कमेंट्स में जाके लिखने वाले हो आप, एलिलोपैथी के बारे में, अल्फा टॉक्सिन्स के बारे में सब पढ़ा चुकी हूँ मैं ये सब, ठीक है। तो ये टॉक्सिन्स जो वो रिलीज करते हैं, कई बार आप देखोगे ये भी करते हैं, इससे आप देखोगे आजू बाजू की जो दूसरी जैव विविधता है उसको भी नष्ट कर देते हैं, या फिर उसको उगने ही नहीं देते, ठीक है। तो मतलब यहाँ के जैव विविधता को ये लोग खत्म करते हैं, यहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, उस पर ये लोग नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे नेटिव स्पीशीज थी, जो यहाँ की आप देखोगे एंडेमिक स्पीशीज थी, कई बार उनको इतना बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं कि फिर उनका जीना मुश्किल है, ठीक है। आपकी बायोडाइवर्सिटी, आपका पारिस्थितिकी तंत्र, आपकी पारिस्थितिकी, सब सब कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक्सोटिक स्पीशीज के बारे में, सॉरी, एक्सोटिक का एक सबसेट होता है इन्वेजिव स्पीशीज, ठीक है, कब्जा करने वाली प्रजातियां, उनके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। अब आता है इनके एग्जाम्पल, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखो एक्चुअली हो क्या है, आपने ना कभी स्पीशीज का नाम सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। क्या बोलते हैं? वाटर हाइसिंथ। इसको हम लोग इकॉर्निया स्पीशीज भी बोलते हैं, यहाँ पे होगा, हाँ, इसको हम लोग इकॉर्निया स्पीशीज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ना, जैसे हम लोग पहले बोलते थे ना दामोदर को कि ये रिवर जो है वो टेरर ऑफ वेस्ट बंगाल है, या कोसी रिवर को बोलते थे कि टेरर ऑफ बिहार है, क्योंकि उस पर फ्लडिंग होती थी, वहां पे बहुत नुकसान होता था। वैसे ही ये जो एक वाटर हाइसिंथ है, ये बेसिकली ये ऐसा, ये जो फोटो दिख रहा है ना आपको, ये वाटर हाइसिंथ का ही है। ये बेसिकली एक प्लांट होता है वाटर हाइसिंथ, जो पानी में उगता है, ठीक है, और इसमें से बहुत सुंदर सुंदर ऐसे फ्लावर्स निकलते हैं, तो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। आपको लगता है वाओ, कि अगर हम इसको झीलों में, तालाबों में उगा देंगे तो कितना सुंदर लगेगा, अलग अलग रंग बिरंगे फ्लावर्स उग जाएंगे, है ना, ऐसे सब, ठीक है। अब इकॉर्निया क्या है कि ये इंडिया का नेटिव स्पीशीज नहीं है, हम इसको बाहर से लाके यहाँ पे उगा दिए क्योंकि इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर दिखते हैं, ठीक है। आपने थोड़े टाइम बाद देखा कि ये इसने पूरे झील में, तालाब में क्या करा, एक ऐसा वो जाल टाइप बना लिया, सिर्फ इसी के फ्लावर्स उग रहे हैं, और आपने देखा कि वहां पे और उगने वाली प्रजातियां सडनली विलुप्त हो गई, गायब ही हो गई, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि जिसकी जड़ें थी ना, वो भी आपस में कनेक्टेड रहती हैं, तो इसने क्या करा, अब इनको हटाना हो गया मुश्किल। एक तो उन्होंने जड़ें फैला ली, ठीक है, एक आप देखोगे सुंदर दिख रहे थे तो हमने भी इंट्रोड्यूस कर दिया, और अब क्या है, इन्होंने वहां की जो लोकल बायोडाइवर्सिटी थी, जो लोकल जैव विविधता थी, उसको पूरा खत्म ही कर दिया। तो इसको आजकल हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि इसने पूरे बंगाल के तालाबों में ये मचा रखा है, उदंग मचा रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी इन्वेजिव स्पीशीज। वैसे ही आप देखोगे हमने क्या करा था, जैसे आपने अफ्रीका पढ़ा होगा, तो अफ्रीका में कितनी कंट्रीज हैं? चलो मुझे बताना, अफ्रीका में कितनी कंट्रीज आती हैं? अफ्रीका तो कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, अफ्रीका, तो उसके अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं? ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है अपनी अफ्रीका की? तो अफ्रीका में आप देखोगे यहाँ पे आपका टेंजानिया और आपका केनिया, ये सारे कंट्रीज आते हैं। तो यहाँ पे एक आपको लेक विक्टोरिया मिलेगा,
ठीक है, इसका नाइल से भी रिवर नाइल से भी कनेक्शन है। तो लेक विक्टोरिया जो है वहां से हमने क्या करा था, बेसिकली एक आप देखोगे हम एक स्पीशीज लेके आए थे इंडिया में, ठीक है। हमने ना एक नाइल पर्च स्पीशीज होती है जो नाइल नदी जो होती है वहां पे उगती है, ठीक है। उसको हम इंडिया लेके आए। अब उस इंडिया तो ले आए हम उसे, लेकिन उसने हमारी जो चिट स्पीशीज थी ना उनको ही खत्म कर दिया, सोचो। तो ऐसी स्पीशीज क्या होती है, फिर कब्जा लेती है आपके लोकल इकोसिस्टम पे और फिर आपकी तबाही मचाती है, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे कि कई बार आपका खाली पड़ा हुआ मैदान होता है, ठीक है, उसमें ऐसे वो कैसे बोलते हैं, लेमन कलर की वो घास फूस नहीं उग जाती है अपने आप, ठीक है, और जंगली घास फूस होती है और फिर उसके अलावा और कुछ उगता ही नहीं है उस मैदान में, ठीक है, ऐसी गंदी सी घास फूस उगती रहती है। तो वो क्या होती है, आपकी कैरेट ग्रास, पार्थेनियम होती है, ठीक है। वो भी आप देखोगे एक तरीके की इन्वेजिव स्पीशीज है। फिर एक और इन्वेजिव स्पीशीज जिसपे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो है आपका लैंटेना कैमरा। तो लैंटेना कैमरा मैंने आपको पहले भी बताया था, बेसिकली बुश होता है, ठीक है। अच्छा, दो तीन चीजें होती हैं, एक होता है हर्ब, एक होता है श्रब, एक होता है ट्री, ठीक है। इन तीनों में क्या फर्क है ये आप मुझे बताने वाले हो, ठीक है। हर्ब, श्रब और ट्री, इन तीनों में क्या फर्क है, कि कैसे आप किसी को देख के बोलोगे कि ये हर्ब है, कैसे बोलोगे कि ये श्रब है, और कैसे बोलोगे कि ये ट्री है, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस होता है साइंटिफिक टेक्निकल, वो आप मुझे जरूर बताना। तो आप ये देखोगे लैंटेना कैमरा जो होता है ना वो एक बुश है। वैसे बुश नहीं होता जो ऐसे झाड़ पत्ती जैसा दिखता है, एक साथ आप देखोगे बहुत सारे फूल पत्ती ऐसे रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्लावर्स उगते रहते हैं, है ना। इसमें बहुत सारी टहनियां होती हैं जिसको लोग चूल्हे चौके के लिए यूज करते हैं। अब ये क्या है, ये भी हमने आप देखोगे अमेरिका, मैक्सिको, वो वाले कॉन्टिनेंट से लेके आए और यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसने मचा दी तबाही, स्पेसिफिकली तमिलनाडु के आसपास का जो क्षेत्र है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और ये सारे जो नेशनल पार्क है ना, वहां पे भी आप देखोगे फैलने लगा है। हुआ क्या कि एक तो इसका ये ऐसे ये बुश टाइप झाड़ी टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो वो उससे क्या होता है, और ये नीचे है ना रूट्स इसके बना लेती है मैट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये किसी और को यहाँ उगने नहीं देती है, यहाँ की जो लोकल जैव विविधता होती है वो पूरी खत्म होती चली जाती है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि इतना सारा पानी कंज्यूम करती है कि यहाँ पे पानी की भी प्रॉब्लम होने लगी है, ठीक है। यहाँ की नेटिव है ही नहीं ना, तो यहाँ के रिसोर्सेज जो होते हैं जो लिमिटेड होंगे उस पर भी आप देखोगे कब्जाने की कोशिश करेगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ स्पेसिफिक कुछ स्टेट से भी रिलेटेड, ताकि आपको फायदा हो। और फिर जैसे आपकी अफ्रीकन कैटफिश, उसको इंडिया में लाए तो इंडियन कैटफिश को ही उड़ा दिया उसने, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपके इन्वेजिव स्पीशीज के। फिर हम चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जिसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम इंजीनियर्स। ओहो, अगर आप इंजीनियर हैं तो जरूर बताइएगा। तो इकोसिस्टम इंजीनियर्स क्या होते हैं भाई, पारिस्थितिकी तंत्र के इंजीनियर्स क्या होते हैं। इंजीनियर सुना है मैम हमने, पर इकोसिस्टम के इंजीनियर्स, भाई जैसे आप इंजीनियरिंग करते हो, आप है ना बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हो, आप ब्रिजेस बना रहे हो, आप रेलवे ट्रैक बना रहे हो, आप वो चेनाब का आर्च वाला ब्रिज बना रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही आप देखोगे हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसको जैसा बनना चाहिए ताकि बाकी स्पीशीज वहां पे रह सके, ताकि वो हैबिटेट बन सके बाकी और प्रजातियों का। तो वो काम कौन करते हैं, इकोसिस्टम इंजीनियर्स, ठीक है। वो बेसिकली क्या करते हैं, आपका जो इकोसिस्टम होता है ना उसको इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं ताकि वहां पे आप देखोगे वो जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो ज्यादा हैबिटेबल बने, वो ज्यादा प्रजातियों को वहां पे क्या बोलते हैं ना, उसका संरक्षण कर सके। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज डॉग का, ये वाला, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, देखो प्रेरी क्या है, प्रेरी बेसिकली आपके ग्रासलैंड्स होते हैं जो नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं आपको, यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स और अपलेशियन के बीच वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है। ये प्रेरी डॉग जो है बेसिकली ये वो डॉग्स हैं जो प्रेरी ग्रासलैंड्स में आपको मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये देखो ये है ना ऐसे गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, बरो करते हैं, ठीक है, ये टनल्स वगैरह बनाते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो हर कोई मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह भी करेंगे, बट इनके जो गड्ढे होंगे वो थोड़े बड़े होंगे। उन गड्ढों में आप देखोगे जब भी बरसात होगी तो पानी भरेगा, ठीक है। फिर पानी भरेगा तो इससे वाटर टेबल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, गड्ढे होंगे तो मिट्टी के बीच में अगर आप गड्ढे बनाते हो, ट्रेंचिंग वगैरह करते हो, तो वो तो एक अच्छी तरीका होता है ना सॉइल को इरोजन से, ठीक है, बचाने का। तो ये आप देखोगे सॉइल को रन ऑफ होने नहीं देता, ठीक है। फिर इससे क्या होता है, क्योंकि बार बार मिट्टी खोद रहे हैं तो ये मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है आपकी नेचुरल फ्लोइंग हो जाती है, ठीक है। तो तत्व जो होते हैं ना, पोषक तत्व, वो भी आप देखोगे बार बार ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, आप बोलोगे मैम इससे फायदा क्या है, भाई प्रेरीज में ना आपकी दो चीजें होती है, एक होती है आपकी कैटल रैंचिंग,
ठीक है, और एक होता है आपका कि आपका वीट वगैरह उगाया जाता है। दोनों में क्या होता है कि जो मिट्टी के तत्व होते हैं ना वो आप देखोगे खत्म हो जाते हैं, मिट्टी कॉम्पैक्ट होती चली जाती है, मिट्टी का आप देखोगे स्ट्रक्चर खराब होता चला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रेरीज डॉग है ना, इसकी वजह से आप देखोगे मिट्टी का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आप देखोगे कि कोई एक प्रजाति, इंजीनियरिंग जैसे करते हैं ना हम लोग, कि हम लोग मतलब सबके लिए चीजें आसान कर रहे हैं, वैसे आप देखोगे ये भी उस इकोसिस्टम में सबके लिए चीजें आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वैसे एक आपकी होती है बीवर्स, ये होते हैं बीवर्स। ठीक है, अब ये बीवर्स क्या होता है, बहुत क्यूट से होते हैं, इनका अगर आप चाहो तो एक बार यूट्यूब पे वीडियो जरूर देखना। तो ये बीवर्स क्या करते हैं बेसिकली, अगर सपोज करो कि कोई नदी जा रही है, ठीक है, तो उस नदी के बीच में ना, चलती हुई नदी के बीच में टहनियां डालना शुरू कर देंगे, इधर उधर से पेड़ों के जो होते हैं ना जाल वाल लाके यहाँ पे लगाने शुरू कर देंगे। तो नदी का आप देखोगे ये क्या करेंगे, या तो एक तालाब टाइप या एक स्वाम्पी एरिया बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली करते क्या है, ये जो पेड़ होते हैं ना इनको काटते हैं, और उनकी टहनियों से आप देखोगे ये रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, ये रास्ता काटने की कोशिश करते हैं, ताकि एक छोटा सा स्टैंडिंग वाटर का ये लोग इलाका बना सके। भाई हर प्रजाति जो होती है वो रिवर या नदी में नहीं कर सकती, क्योंकि स्ट्रीम का जो बहाव होता है वो काफी ज्यादा होता है। लेकिन एक खड़े हुए पानी में, एक स्टैंडिंग वाटर में, एक तालाब में, ठीक है, वो आसानी से अपना घर बना सकते हैं, वहां पे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो बीवर्स जो होते हैं ना वो इस चीज में हेल्प करते हैं। ठीक है, वो बेसिकली आप देखोगे जो रिवराइन एरियाज होते हैं उनको ऑल्टर करते हैं, और इस वजह से बहुत सारी जो दूसरी प्रजातियां होती हैं, वो जैसे आपकी बर्ड्स की हो गई, एम्फीबियंस की हो गई, फ्रॉग्स वगैरह की हो गई, वो वहां पे आसानी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इकोसिस्टम इंजीनियर्स के बारे में। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने एक नेक्स्ट छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है आपका बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायो पायरेसी, जिसको हम बोलते हैं जैव आकलन और जैव नकल। आप बोलोगे मैम ये क्या है? आपको पता है रिसेंटली एक केस हुआ था, बोल दूं क्या? चलो, दिव्या फार्मास्यूटिकल्स एक कंपनी है जो आपको पता होगा, बाबा रामदेव वाली पतंजलि, ठीक है, वो वहीं से उनसे कनेक्टेड है। तो आप ही देखोगे कि उनके ऊपर एक केस हुआ था कि उन्होंने बेसिकली जो इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको लिया है, उसको चुराया है, लेकिन उसका पे नहीं किया है। ठीक है, जिनसे उन्होंने लिया होगा वो नॉलेज कि जड़ी बूटियों के बारे में या जिस भी हर्ब या श्रब्स के बारे में, तो उन्होंने उसको पे नहीं किया है। ठीक है, जब आप कोई ऐसी चीज करते हो जिसमें आप क्या कर रहे हो कि आपका जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, ठीक है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जब आप उसको यूज तो कर रहे हो, लेकिन जिस जगह से यूज कर रहे हो, जिस लोगों से आपने पूछ के वो यूज किया है, ना तो आप उन लोगों को कुछ फायदा पहुंचा रहे हो, ना आप उस जगह के लिए कुछ कर रहे हो, आप बस चुरा के उस नॉलेज को चले गए, उसको आपने कमर्शलाइज कर लिया और अपने लिए अपना 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 फायदा ढूंढा। तो उसको हम लोग बोलते हैं जैव नकल यानी बायो पायरेसी। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेसिकली ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, जब आप आपने ली तो किसी वहां पे रहने वाले लोगों से है, कोई नेटिव लोगों से ली है, कोई इंडिजीनियस लोगों से ली है, लेकिन उसका फायदा जो है वो उन लोगों को ना पहुंचा के आप अपने लिए उसमें से कमर्शलाइज करके प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बट जो जिन लोगों से आपने नॉलेज ली है, जिस एरिया से आपने नॉलेज ली है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, इनफैक्ट कई बार तो आप बिना परमिशन के ही उनकी चीजें कर लेते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव नकल यानी बायो पायरेसी। मैंने सिर्फ आपको दिव्या फार्मास्यूटिकल का एग्जाम्पल इसलिए दिया था क्योंकि वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में जब ये केस चल रहा था तो पूछा गया था। ठीक है, और स्टेट पीसीएस में भी इसे इसकी पूछे जाने की, इस टर्म के पूछे जाने की संभावना बहुत है। हो सकता है वो आपसे एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक ना पूछे, लेकिन इस टर्म को जरूर पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप ये देखोगे बायो पायरेसी सबसे बड़ा इशू है। आज आप देखोगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनती हैं जो कई बार क्लेम करती है कि हम 700 साल और 800 साल पुरानी जो हमारी उस टाइम पे सभ्यता एग्जिस्ट करती थी, हमने वहां से इंस्पायर होकर अपना प्रोडक्ट बनाया है। तो आपने बनाया होगा, उस पर कोई डाउट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब आपने वहां के लोकल लोगों से बात करी थी, वहां के लोकल एरिया से जब आपने वो चीजें ली थी, तो क्या आप वापस उनके पास गए, आपने उनको कॉम्पनसेशन दिया कि भैया हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसमें से 40% हिस्सा आपका भी बनता है क्योंकि आपने ही हमें इसके बारे में बताया, आपने हमें अपने रिसोर्सेज को यूज करने दिया। अब ये तो वही बात हो गई ना कि हनुमान जी जो थे वो जड़ी बूटी लेके आए, ठीक है, वहां जहां से भी जड़ी बूटी लेके आए होते, आज के जमाने की बात बता रही हूँ, कि अगर वो लेके आए होते और वहां के लोगों को आप देखोगे बिना परमिशन के उठा लेते, या आप देखोगे वहां के लोगों को कुछ फायदा नहीं मिलता उस चीज का, तो ये गलत है ना, क्योंकि आप किसी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। मतलब आपके घर से कोई वो सामान उठा के ले जाए और आपको आके थैंक यू भी ना बोले, तो आपको कितना बुरा लगेगा? ये वही चीज है।
भाई यहाँ पे हम सामान की बात नहीं कर रहे, हो सकता है मटीरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपका ट्रेडिशनल नॉलेज जो आप सालों सालों से सुन रहे हो, भाई जैसे आपको पता है इंडिया ने अमेरिका के ऊपर एक केस कर दिया था, क्योंकि अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट थे, वो इंडिया आए, उन्होंने बोला कि हल्दी जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर, वो एंटी फंगल एंटीसेप्टिक की, अगर कोई किसी को चोट लग जाती है तो आप हल्दी लगा दोगे तो बैक्टीरिया वगैरह जो इन्फेक्शन होता है वो नहीं होगा, अगर आप उस पर हल्दी लगा दोगे, ठीक है। ये आके इंडिया में उन्होंने देखा, उन्होंने बोला या हम ये तो पेटेंट कर देंगे। अब इंडिया इस पे भड़क गया, इंडिया ने बोला ये चीजें हमारे यहाँ सिखाई नहीं जाती है और ना हमारे यहाँ पेटेंट की जाती है, ये हमारे यहाँ सालों सालों से चल रही है। भाई हमारे यहाँ लोग हल्दी वाला दूध पीते हैं, हल्दी को हमारे यहाँ सब्जी में डालते हैं, ठीक है, तब किसी की चोट लग जाती है तो हम उसके ऊपर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल के उसके ऊपर लेप लगा देते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या पेटेंट करें? समझ में आ रहा है आपको? तो हमने बहुत सालों तक ये चीजें पेटेंट ही नहीं करी, लेकिन बाहर से कोई अमेरिकन साइंटिस्ट आके ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो आप समझो कि हमने डिस्कवर किया है, पर क्या ये उन्होंने डिस्कवर किया है? नहीं ना, ये तो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज थी, ये उसको उठा के बाहर ले जा रहे थे और पेटेंट करते। फिर पता है क्या होता कि जब जब हमारे घर में कोई हल्दी लगाता तब तक हमें अमेरिकन पेटेंट होल्डर को पैसा देना पड़ता। कितना वियर्ड सी बात हो जाती ना ये। तो वही चीज है, जैव नकल करना पता है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे आप क्या कर रहे हो, आप जो सोसाइटीज अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को कंजर्व करके उनका संरक्षण करके हैं, उनको बचा के हैं, ठीक है, आप उनको डीमोटिवेट कर रहे हो कि आप अगर ऐसा करोगे तो कल आपका भी सामान या आपकी जो नॉलेज है उसको चुरा लिया जाएगा और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है। ये इंसेंटिवाइज नहीं करता, ये एक अच्छी चीज नहीं है जो आप पूरे समाज में फैला सकते हो, ठीक है। फिर होता है आपका बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? ये होता है जैव आकलन। जैव आकलन का मतलब क्या होता है? आप सिर्फ आकलन कर रहे हो कि आप किसी इलाके में गए, वहां पे आपने देखा कि बहुत सारी भिन्नता है, बहुत सारी जैव विविधता है, ठीक है, बहुत सारे जेनेटिक और स्पीशीज डाइवर्सिटी है, वहां पे बहुत सारे हो सकता है कि आपको कमर्शियली जिन चीजों को आप एक्सट्रैक्ट कर पाओ वैसी आपको कुछ स्पीशीज मिल जाए, ठीक है। तो आप सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हो कि यहाँ पे कितनी बायोडाइवर्सिटी है जिसको मैं कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, जिसको मैं कमर्शियली वैल्यूएबल उससे कुछ आइटम बना सकता हूँ, ठीक है, उससे मैं कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल सकता हूँ। तो उसको अभी सिर्फ आकलन कर रहे हो, आप ये नहीं बोल रहे कि मैं वहां से चुरा के ले जाऊंगा, चुरा के ले गए तो बायोपायरेसी। सिर्फ आकलन कर रहे हो, सोच रहे हो कि ऐसा करना चाहिए, कमर्शियली वैल्यूएबल चीजें कुछ निकल सकती हैं यहाँ से, तो वो होता है बायो प्रोस्पेक्टिंग यानी जैव आकलन, ठीक है। अब तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है तो इन चीजों में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और फिर हम चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका इकोसिस्टम के द्वारा प्रोवाइड करी गई सर्विसेज, पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं। अब आप बोलोगे पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं ये क्या होती है? पारिस्थितिकी तंत्र कब से सेवाएं देने लगा? पारिस्थितिकी तंत्र हमें रोज सेवा देता है। अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र हमें सेवा देना बंद कर देना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है? देखो बेसिकली ये कहने का कोशिश कर रहा है कि आप जिस पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हो, आप जिस इकोसिस्टम में रहते हो, वो आपको जाने अनजाने में, कई बार डायरेक्टली कई बार इनडायरेक्टली, बहुत सारी सेवाएं प्रदान करता है, बहुत सारी सर्विसेज देता है, जिससे आपका जीवन आसान हो रहा है, जिससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट या लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, भाई आपको पेड़ों से क्या, आपके इकोसिस्टम में क्या आते हैं? पेड़। पेड़ों से आपको क्या मिलता है? ऑक्सीजन, जिससे आप जीते हो, ठीक है। हम बोलते हैं कि अगर आपने पेड़ काट दिए तो बारिश भी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि पेड़ क्या होते हैं? बेसिकली बारिश लाने में मदद करते हैं, है ना। तो इसका मतलब पेड़ जो है वो वाटर भी लेके आ रहे हैं। पेड़ क्या करते हैं? बेसिकली आपको छाया देते हैं, पेड़ आपको फल फ्रूट्स देते हैं, है ना। मैं तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ एक का, आप सोचो कितनी सारी प्रजातियां एग्जिस्ट करती है हमारे आसपास के पर्यावरण में, जो हमें कितनी सारी सर्विसेज दे रही है, ठीक है। इन्हीं पेड़ों की टहनियों पे आप देखोगे, आपने अगर गाय भैंस बकरी वगैरह पाल रखे हैं तो वो भी ये खा के आप देखोगे अपना गुजारा चलाते हैं। तो आपका जो लाइव स्टॉक है वो भी आप देखोगे इन पे निर्भर करता है। फिर उसके अलावा आप देखोगे कि पेड़ों के नीचे हम झूला डाल लेते हैं, कई बार पेड़ों के नीचे आके लोग पेंटिंग करते हैं, तो आपके मन को शांति दे रहे हैं, मेंटल पीस दे रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्रिएशनल सर्विसेज, है ना। तो ये आपको बेसिकली मन की शांति भी दे रहे हैं, तो वो भी आएगा यहाँ पे। फिर वैसे ही अब आप देखो कि जो पेड़ होते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि जैसे पीपल का पेड़ हो गया या एक दो पेड़ और होते हैं, है ना, जैसे यूक्लिप्टस का पेड़ हो गया। अगर किसी नहर के बाजू में यूक्लिप्टस का पेड़ लगा दो, जैसे नहर क्या होती है, आपका कोई केनाल वगैरह हो गया, ठीक है, उसके आजू बाजू में आप देखोगे कि बहुत सारा पानी कई बार क्या होता है? बहता रहता है, मतलब सीप होता रहता है, उसमें से निकलता रहता है धीरे धीरे। फिर यहाँ पे क्या होता है? कीचड़ काचड़ का एरिया बन जाता है। तो अगर आपने देखा होगा कई बार यहाँ पे ये लोग यूक्लिप्टस या पोपलर वगैरह के पेड़ लगा देते हैं, वो क्या होता है? तेजी से पानी खींचते हैं, ठीक है। अब उस वजह से क्या होता है कि यहाँ की जो मिट्टी इतनी ऐसे गीली गीली सी स्वाम्पी बनी हुई थी, मार्शी एकदम दलदल बना हुआ था, ये एरिया पूरा अभी साफ हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने एक तो एरिया भी ब्यूटीफाई कर दिया,
और दूसरा आप देखोगे कि दलदल वगैरह जो हो रही थी उसको भी हटा दिया। ठीक है, फिर मैंने आपको मैंग्रोव के पेड़ों के बारे में पहले अडेप्टेशन जब हम पढ़ रहे थे उसमें बताया था। तो मैंग्रोव के पेड़ों में मैंने आपको क्या बोला था कि ऐसे ऊपर नीचे से ऐसे रूट्स निकलती रहती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर पानी फंस गया तो आराम से आप है ना यहाँ पे मछली पालन कर सकते हो, इनकी टहनियों के बीच में, इनकी जो रूट्स होती है ना उनके बीच में, क्योंकि पानी रुका रहेगा ना। समझ में आ रहा है? तो आप ये देखो कि कितनी चीजें आप मतलब पेड़ ही पेड़ की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपको कितनी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ पेड़ के एग्जाम्पल से मैंने आपको इतनी चीजें बता दी। अब आप सोचो कि अगर मैं पूरा का पूरा इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की बात करूं तो उसमें से कितनी चीजें और आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो आपको अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है। ठीक है, और उन सेवाओं से ही कहीं ना कहीं आप देखोगे हमें बहुत लाभ मिल रहा है। अगर वो सेवा मिलनी बंद हो जाए ना तो आप और मैं इस पृथ्वी पे जी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम सर्विसेज। अब मैं आपको इकोसिस्टम सर्विसेज का एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया पहले वो बताती हूँ। एक्चुअली हमारी एक मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट थी जो 2005 में आई थी। तो उन्होंने ना क्या किया था, इसके पहले तक हम ये बताते थे कि भाई पर्यावरण बहुत जरूरी है, पारिस्थितिकी तंत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत सारी सेवाएं देते हैं, और ऐसे लिखते चले जाते थे। लेकिन हमने कभी उनका वर्गीकरण नहीं किया था। कभी हमसे कोई आके पूछ ले कि भैया ये किन किन प्रकार की आपको सेवाएं देती है, तो वो नहीं बताता। हम सेवाएं तो बता रहे थे लेकिन कितनी प्रकार की, ये जो 4 मेजर क्लासेस होती है ना वो हमें नहीं बताती। तो अब इस रिपोर्ट के अंदर हमने क्या करा, जितनी भी हमें सेवाएं प्राप्त होती है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र से, उनको हमने 4 वर्गों में बांट दिया। एक वर्ग को हमने कहा ये हो जाएंगे हमारी प्रोविजनिंग सर्विसेज, जो हमारे को प्रावधान करवाती है कुछ सेवाएं। ठीक है, दूसरी होती है हमारी रेगुलेटिंग यानी नियमकीय सर्विसेज, नियामकीय सर्विसेज। ठीक है, नियामकीय सेवाएं जो कुछ रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम जो होता है वो कुछ रेगुलेट कर रहा है। फिर तीसरा होता है सपोर्टिंग, सहायक सेवाएं जो बेसिकली कुछ सपोर्ट कर रही है। और चौथी होती है रिक्रिएशनल यानी मनोरंजक। ठीक है, जो आपको कुछ किसी ना किसी तरीके से मनोरंजन करने की कोशिश कर रही है। तो बेसिकली आपने ये बोला कि जो भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो हमें ये 4 प्रकार की सेवाएं देता है, और जितनी भी सेवाएं आपको पता थी आपने उनको इन 4 खानों में भरना शुरू कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इन 4 खानों को पहले अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम है बहुत ही फेमस वाला। तो ये आप देखोगे यहाँ से आसानी से समझ सकते हो। देखो, प्रोविजनिंग यानी प्रावधान वाली सर्विसेज, ये वो सर्विसेज है जिनसे हमें कुछ मिलता है, चाहे वो फल मिले, चाहे वो फ्रूट मिले। ठीक है, या फिर आपको कुछ खाने पीने का सामान मिले, आपको लकड़ी मिले, आपको गम मिले, रेजिन मिले, लेटेक्स मिले। ठीक है, मतलब बेसिकली आप यहाँ से कुछ चीजें ले रहे हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि आपको ये कुछ प्रावधान करवा रहे हैं। ठीक है, प्रोविजनिंग सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये कैसी हो जाएंगी आपकी प्रोविजनिंग सर्विसेज। ठीक है, कैसी सर्विसेज आएंगी ये प्रोविजनिंग सर्विसेज। ओके, तो ये तो हो गई पहले टाइप की सर्विस। फिर दूसरी होती है आपकी रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग मतलब क्या होता है, नियामकीय। अब क्या रेगुलेट करोगे आप मुझे ये बताओ। आप रेगुलेट करोगे कि भैया मुझे बताओ पेड़ क्या करते हैं। पेड़ जो हमारा CO2 होता है उसको अब्सॉर्ब करते हैं। तो CO2 का जो लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में, ये इसको रेगुलेट कर रहे हैं। फिर दूसरा, आपको पता है बहुत सारे पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर सपोज नीचे मिट्टी में वेस्ट पड़ा हुआ है तो है ना, कुछ तो आप देखोगे उनके रूट्स वगैरह में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कई बार कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ फंगस होती है, मैंने बताया था ना माइक्रोराइजे वगैरह। कई बार वो आप देखोगे प्लांट के रूट्स में होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, वेस्ट जो पड़ा होता है ना मिट्टी में या आप देखोगे पानी वगैरह में, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, उसको आप देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांट के उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो मतलब जो भी आपका वेस्ट पड़ा हुआ है उसको भी तो रेगुलेट कर रहे हैं ये आपके मिट्टी वगैरह में। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो कि हवा जो होती है भाई उसमें से CO2 कम करके ऑक्सीजन डाल रहे हैं, मतलब हवा को भी प्यूरिफाई कर रहे हैं, उसको साफ बना रहे हैं, हमारे रहने लायक बना रहे हैं। ठीक है, फिर वैसे ही आप देखोगे कि आपको पता है कि जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं वैसे वैसे एक प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि भाई जंगलों से मानव का जो कनेक्शन था, जो ये गैप था, ये कम होता जा रहा है। जिस वजह से जो जो डिजीजेस पहले सिर्फ जंगल में थे आजकल वो मानव वाले इलाकों में भी आ रहे हैं। जैसे आपने क्या सुना, फॉरेस्ट डिजीज का नाम सुना होगा जो कर्नाटका में फैला था। ठीक है, वैसे एक नीपा वायरस था जो केरला में फैला था, है ना। तो ये सारे क्या है, ये सारे वायरस या सारे डिजीजेस ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, लेकिन ये कन्फाइंड थे जंगलों में। जैसे आपने पेड़ काटने शुरू करे तो क्या हुआ कि ये अब आप देखोगे ह्यूमन प्रजातियों के अंदर भी आने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये जो पेस्ट कंट्रोल होता है, डिजीजेस को कंट्रोल करने का काम होता है, रेगुलेट करने का काम होता है, ये भी आप देखोगे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र करता है। ठीक है,
फिर आती है हमारी कुछ सपोर्टिंग सर्विसेज। अब सपोर्टिंग सर्विसेज में क्या हो जाएगा भाई, जो आपको बेसिकली सहायक मतलब सहायता प्रोवाइड करे, ठीक है। अब सपोर्टिंग में क्या हो जाएगा, जैसे आप बोल रहे हो कि ये किसको सपोर्ट करेंगे, हमारी मिट्टी को सपोर्ट करेंगे कि मिट्टी अच्छी हो। भाई आप जब पेड़ पौधे उगाते हो तो पेड़ वगैरह क्या करेंगे, आप सॉइल जब पढ़ते हो, सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ते हो आप अपनी ज्योग्राफी में, तो उसमें आप पढ़ते हो ना कि जैसे जो बायोलॉजिकल आपके जीव जंतु वगैरह होते हैं वो कैसे मिट्टी को बनाने में हेल्प करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू। तो इसलिए आप देखोगे कि सॉइल फॉर्मेशन एक सपोर्टिंग सर्विस है। वैसे आप देखोगे सपोर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को होने में, ठीक है, खाना वाना बनने में, जिससे हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पूरा ट्रॉफिक सिस्टम चलता है। फिर ये सपोर्ट करते हैं हमारी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को। भाई अगर किसी एक को गायब कर दोगे तो फूड चेन हिला दोगे ना, फिर कौन किसको खाएगा और कौन किसका भोजन बनेगा, वो पूरी चीज हिल जाएगी। तो उसको सपोर्ट करते हैं। ये हैबिटेट होते हैं कितने सारे अलग अलग प्रजातियों का, तो उनको सपोर्ट करते हैं। भाई अगर उनका घर ही काट दोगे तो वो रहेंगे कहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी, तो ये आप देखोगे उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गई आपकी सहायक सेवाएं, ठीक है। फिर होती है आपकी लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं या तो कल्चरल बोल लो, रिक्रिएशनल बोल लो, मनोरंजक वाली सेवाएं बोल लो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो ये कैसी सेवाएं होती है, बेसिकली ये आप ऐसे बोलो कि ये डायरेक्टली आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर आप इससे कुछ सामान बेचोगे तो आपको कुछ डायरेक्टली बेनिफिट मिल जाएगा। ये वो वाला बेनिफिट नहीं है, ये वो स्पिरिचुअल, रिलीजियस, हमारे माइंड वाला बेनिफिट है, जिसका आप पैसे में आकलन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे होता है ना कि हम वहां गए, हमने सोचा, चिंतन मनन किया, रिफ्लेक्शन किया, अपने जीवन के बारे में सोचा, एक नई दिशा मिली मुझे मेरे जीवन में, ठीक है। कितने सारे पेंटर्स होते हैं, आप देखोगे जो पेंटिंग करते हैं यहाँ पे आके, आपको पता है द जंगल बुक हो जाएगा, मोगली हो जाएगा, कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, मूवीज हैं जो इनसे इंस्पायर्ड होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कल्चरल चीजों की बात करूं, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि हमारा जो पूरा का पूरा आयुष सिस्टम है, आपको पता है हमारा आयुष का मंत्रालय है, इसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सोवा रिक्पा, ये सारी चीजें आती हैं, है ना। तो ये सारे ओल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं जो हमारे देश में बहुत सालों सालों से चल रहे हैं, है ना। तो ये जो पूरी आयुष की नॉलेज है, ये भी आपको पता है कि यहीं से इंस्पायर्ड है। फिर आपको पता है कि हमारे घर में जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमेशा लगाए जाते हैं, जैसे तुलसी का पेड़ मिल जाएगा आपको, ठीक है। हमेशा बोलते हैं कि जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसको हम मदर गॉडेस बोलते हैं। आप देख रहे हो कितना रिलीजियस सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है इन चीजों का, कि हम इकोसिस्टम को भी, हमारी पूरी पृथ्वी को आप गॉडेस अर्थ बोलते हो। हम बुद्धा ने जो जिस पेड़ के अंदर एनलाइटनमेंट अचीव किया था, निर्वाणा अचीव किया था, तो उसको हम लोग बोधि ट्री बोलते थे, करेक्ट है ना। फिर आप देखोगे हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है सेक्रेड ग्रूव्स का, जिसके बारे में हम वैसे भी आगे भी पढ़ेंगे। बट सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं, बेसिकली ये कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता होती है, ठीक है। लेकिन इससे एसोसिएटेड कोई रिलीजियस बिलीफ होती है कि यहाँ पे कोई माता का वास है या यहाँ पे कोई देव देवता बैठते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग जनरली इनको आके डिस्टर्ब नहीं करते, इनको काटते नहीं है, यहाँ पे हंटिंग वगैरह नहीं करते, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप इन इलाकों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सेक्रेड ग्रूव्स हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ आप देखोगे कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं स्पेसिफिकली ट्राइबल एरियाज में, जो माउंटेन्स को पूजते हैं, जो इन पेड़ों को पूजते हैं, नदियों के आप देखोगे आज भी पूजा करते हैं। इनके ऊपर है ना 6-6 दिन 7-7 दिन के फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है बिहू फेस्टिवल हो जाएगा असम में, आपका ये ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल हो जाएगा जो अभी नागालैंड में होगा, ठीक है, दिसंबर में। तो ये मतलब आप समझ रहे हो कितना ये ऐसी सिग्निफिकेंस है जिसको मैं आपको पैसे के टर्म्स पे नहीं बता सकती कि इससे आपको ये फायदा है, लेकिन इनडायरेक्टली आपके मेंटल पीस को ये बनाए रखता है, ठीक है। तो ये एक चीज हो जाएगी। तो ये मैंने आपको मोटे मोटे 4 तरीके के सर्विसेज बताए हैं, 4 तरीके की सेवाएं बताई हैं जो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र देता है। तो कई बार हम जब बोलते हैं ना कि हमें पर्यावरण का संरक्षण क्यों करना चाहिए, हमें पारिस्थितिकी तंत्र को क्यों बचाना चाहिए, तो लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि अगर वो नहीं करोगे ना तो ये चारों सर्विसेज या सेवाएं भी मिलना बंद हो जाएंगी। लेकिन ये तो बहुत शैलो आर्गुमेंट हो गया कि भाई हमें सर्विसेज मिल रही है इसलिए हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब रीजन तो सही है, लेकिन मैं बोल रही हूँ बहुत शैलो हो गया। इसके अलावा पता है एक एथिकल आर्गुमेंट होता है, कि एथिकल आर्गुमेंट क्या होता है कि भाई पृथ्वी पे जो भी चीज है अगर वो यहाँ पे है तो वो किसी पर्पस से है। जरूरी नहीं है कि मानव जाति इतनी एडवांस है कि उसको हर छोटे से छोटे कण का पर्पस पता हो, ठीक है। तो जैसे हमें यहाँ पे रहने दिया जा रहा है, हमारी ये एथिकल ड्यूटी बनती है कि हम दूसरों को भी यहाँ पे रहने दें। जियो और जीने दो का कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो सब पे वैलिड है, कि भाई हर छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म का भी राइट टू लिव है, ठीक है। उनकी कुछ अपनी अंतरूनिक वैल्यू है, उनकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है।
इवन दो हो सकता है कि उनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू ना हो। भाई इकोनॉमिक वैल्यू तो तब होगी ना जब हम उसको समझ पाए कि उसका रोल क्या है। हमने अभी तक आप देखोगे कितनी सारी स्पीशीज में से सिर्फ कितनी ही प्रजातियों को रिकॉर्ड किया है, तो उनमें से भी आप देखोगे हमें सारी जो प्रजातियां उनका असली रोल नहीं पता है कि वो कहाँ पे बैठ रही है हमारे इकोसिस्टम में। तो आप कैसे आप देखोगे सिर्फ ये बोल सकते हो कि जो चीज हमें इकोनॉमिक फायदा नहीं देगी उसको रहने का हक नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी, कि जैसा हमें पृथ्वी पहुंचा दिया गया था ना, हमें वैसा ही इसको आगे जनरेशन को भी देना है। इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। जैसा आपको दिया गया है वैसा ही आपको आगे भी पहुंचाना है। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी इंडिया में तो स्पेसिफिकली आपको पता है इतने सारे मूवमेंट्स हुए हैं पर्यावरण को लेके, जहाँ पे लोगों ने, ठीक है, इकोसिस्टम के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए फाइट करी है। सबसे बड़ा जो था वो था चिपकू मूवमेंट, जो मैं कहूंगी मदर ऑफ ऑल मूवमेंट था। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो आज भी प्रेरणा आती है ना, वो चिपकू मूवमेंट से आती है। ये मैं वो वाला 1970s वाला चिपकू मूवमेंट नहीं बोल रही जो सुंदरलाल बहुगुणा वाला था, नहीं। ये मैं आपसे 1870s में जो अपना अमृता देवी बिश्नोई वाला मूवमेंट था ना, जिसमें आप देखोगे 300 से ज्यादा औरतों ने पेड़ से चिपक के आप देखोगे अपनी जान दे दी थी, क्योंकि जो वहां के महाराजा थे उन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया था। ठीक है, और उसके बाद आप देखो वहां से इस चिपकू मूवमेंट से इंस्पायर हुआ 1970s का अपना उत्तराखंड में होने वाला चिपकू मूवमेंट। इसी से इंस्पायर हुआ अपना एपिको मूवमेंट जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के उधर हुआ था। ठीक है, इसी से आप देखोगे कितने सारे और मूवमेंट्स इंस्पायर हुए हैं। फिर हमारे यहाँ कितनी बार आप देखोगे कि डैम्स के लिए अलग अलग मूवमेंट हुए हैं, जैसे आपका टेरी डैम वाला हो जाएगा, आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन हो जाएगा, है ना। तो कितने सारे आप देखोगे हमारे यहाँ आंदोलन और प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं। ठीक है, हमारी जो लोकल बायोडाइवर्सिटी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लोकल इकोसिस्टम को बचाने के लिए। कारण क्या है, एक तो मॉरल कारण है और दूसरा हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, कभी भी इन चीजों को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि अगर आप पर्यावरण को नष्ट करते जाओगे ना, अंत में खुद ही नष्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। और आज का हम सेशन एक क्वेश्चन के साथ क्लोज करेंगे, जिसका मैं आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। वो है इसके बारे में, GIAHS। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स। वापस सुनो, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स। ये शब्द आपने कहीं सुना है या नहीं, ये आप मुझे बताओगे, और अगर सुना है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, और इसमें इंडिया की कौन सी साइट्स आती है, तो ये आप मुझे जरूर बताओगे। तो इसी के साथ हमारा ये वाला सेशन यहाँ क्लोज होगा। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।